सबसे पहले चैप्टर में एंट्री करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बात सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इन सभी पहलुओं पे डिस्कस करके चलेंगे। आपके दिमाग में एक भूख पैदा करेंगे पढ़ने के लिए कि अगर मैंने क्वेश्चन पुट किया तो उसका आंसर आपका दिमाग सोचे और जब मैं आंसर बताऊं तो वो उसको ग्रैब करे, मतलब कि सीख लें आप तुरंत। ये अप्रोच हम रखने वाले हैं। तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहते हैं, अगर ध्यान से अटेंड करते हैं तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम पहले चैप्टर में बात करें कि प्रागैतिहासिक काल है क्या, ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया, इसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन ब्रीफली हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण काल का डिवीजन है, पूरे पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसका समय काल देखिए, पूरा पाषाण काल का समय काल 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का है। और यहीं पे नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। किसी किसी एग्जाम में ये समय काल आपको देखने को मिलेगा 8,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, ये समय काल मोटा मोटी पूछता ही पूछता है और बहुत सारी किताबें बहुत सारा डाटा लिख के रखी हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलिए हम भारत के पर्सपेक्ट में इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल एक्चुअल में है क्या, इस टॉपिक पे कम से कम 10-20 बार प्रश्न पीसीएस में बन चुका है। घुमा घुमा के बनता है, इधर उधर से लपेट के बनता है, लेकिन प्रश्न बनता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण क्या है, प्रागैतिहासिक काल में क्या लिखित साक्ष्य मिले थे या नहीं मिले थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे भारत में, प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य भारत में कहाँ पे मिलता है, तो ये सभी प्रश्न आज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो दोस्तों, जिस काल में हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, तो कोई भी लिखित रूप में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक स्रोत है क्या, तो दोस्तों पत्थरों के बर्तन, पत्थरों के खिलौने, पत्थरों का घर, तो ये सब हो जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। अब क्लियर हैं हम। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। उसी काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। सिंपली अगर प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ पूछ ले तो इतिहास से पूर्व का युग। ठीक है, यानी इतिहास काल क्या है, जहाँ पे लिखित मिलता है साक्ष्य और पुरातात्विक भी मिलता है और जिसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके पहले के काल को, ठीक है, जहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और इतिहास से पहले का समय काल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी में देखिए, इसका एक अन्य नाम पूछा गया था एक एग्जाम में, तो इसी को प्रस्तर युग भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट और जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ने लिखने का इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं था। इस काल में जो व्यक्ति थे उनको सिर्फ पत्थरों का बर्तन बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, ये सभी आता था और उसका एविडेंस हमको मिल गया है। अब यहीं पर आपसे एक प्रश्न बनता है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, तो दोस्तों नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, डॉक्टर प्राइमरोज ने सबसे पहले कर्नाटक के लिंगासुर नामक स्थान से कुछ पत्थरों के औजार प्राप्त किए थे। ठीक है, और इसीलिए भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में डॉक्टर प्राइमरोज को मतलब श्रेय जाता है। याद रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल है क्या एक्चुअली, तो दोस्तों जिस काल में लिखित साक्ष्य मिलता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, पुरातात्विक साक्ष्य भर भर के मिले हैं। ठीक है, तो अब इसको आप समझ पा रहे होंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। वह काल दोस्तों जहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिला है, लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, उसको हम ऐतिहासिक काल कह देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तीनों चीज आप क्लियर करके रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, एक क्लियर। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। क्लियर। ऐतिहासिक काल क्या है भाई, बौद्ध काल, जैन काल,
उसके बाद अशोक का काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, चंद्रगुप्त का काल, ये सब क्या है, ये सब ऐतिहासिक काल है। ठीक है, तो अब तीनों चीज क्लियर हो गया। अब आएंगे हम पाषाण काल के डिवीजन पे। ठीक है, तो ये देखिए अब जो हम समय काल पढ़ रहे हैं वो है आपका प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल है उसका डिवीजन। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा था, पूरा पाषाण काल। भारत में एक्चुअल में ये 5 लाख, ठीक है, भारत में ये 5 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और ये चलता कब तक है दोस्तों, ये चलता है 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मैं यहाँ BC लिख देता हूँ, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो ये तब तक चलता है भारत में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोगों ने 25 लाख वर्ष पहले से अनुमान लगाया है, लेकिन हम सिर्फ 5 लाख से 10,000 तक का लेके चलेंगे। किसका, पूरा पाषाण काल का। अब इसमें होता क्या है, जो मनुष्य है वो गुफाओं में रहता है, पत्थरों का प्रयोग करता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पूरा पाषाण काल का मानव है। ठीक है, साथ ही वो पत्थरों की ही सहायता से सारे कार्य, ठीक है, भोजन बनाना, बर्तन बनाना, ठीक है, तो जिस बर्तन में भोजन बनाना वो भी पत्थर का, शिकार करना वो भी पत्थर का। ठीक है, तो यहाँ पे जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करना तो पत्थर के ही हथियार, तो इसी को हम बोल देते हैं पूरा पाषाण काल। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए ये इन्होंने क्या किया था, जो भी भोजन इकट्ठा करते थे उनको कच्चे ही खाते थे। अब ऐसा नहीं है कि इनको आग की जानकारी नहीं थी, आग की जानकारी हो गई थी, मानव ने आग की खोज तो कर लिया था, लेकिन इनको प्रयोग करने नहीं आता था। ठीक है, तो इसलिए ये कच्चे ही खा जाते थे चीज़ों को और शारीरिक रूप से सुडौल भी होते थे। ठीक है, आपने देखा होगा अस्थिपंजर किताबों में। तो यहाँ पे देखें मानव की आग की जो खोज की प्रसिद्धि है ये किस मानव को जाती है, इसका श्रेय यहाँ से आपसे प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप एक नाम याद रखेंगे, जावा मानव। ठीक है, कौन सा मानव दोस्तों, जावा मानव ने क्या की थी, आग की खोज की थी। और यहाँ से प्रश्न बनता है, 2-3 प्रश्न निकल के आते हैं कि जो जावा मानव है ये किस प्रकार का मानव है, जावा मानव का अन्य नाम क्या है, जावा मानव कहाँ पे मिला था, ये सारे प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसने तो आग की खोज की है ना, तो भाई इंपॉर्टेंट तो हो जाता है। तो जावा मानव को पिथिकांथ्रोपस भी बोलते हैं, आप नोट डाउन कीजिएगा। जावा मानव वर्तमान जो इंडोनेशिया है वहाँ पे एक द्वीप है जावा। ठीक है, और उस इंडोनेशिया में जो द्वीप है जावा, वहाँ पे एक नदी बहती थी। ठीक है, उस नदी का नाम क्या था दोस्तों, उस नदी का नाम था सेलो, सेलो रिवर। और उसी नदी के किनारे एक गांव बसा था। ठीक है, और उसी गांव में ये लोग निवास करते थे, आप कह सकते हैं, लेकिन उस समय गांव वगैरह नहीं होता था। तो उस गांव में जो गांव है उसका नाम है टिहिल। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो टिहिल ग्राम में दोस्तों क्या होता है, एक मानव का अस्थिपंजर मिलता है, हड्डियां मिलती है, जली हुई मिलती हैं। ऐसे लगता है कि मनुष्य जो है, ठीक है, उस समय आग का प्रयोग करना सीख गया था। इसीलिए इस जो जावा मानव है, ठीक है, उसको आग की खोज का श्रेय जाता है। तो याद रखेंगे। और जावा मानव नरभक्षी मानव था, ये भी याद रखेंगे। जावा मानव को होमो इरेक्टस मानव भी कहते थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो सभी एक एक पॉइंट ना आप याद रखिएगा। आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवाइज करके भी जाइएगा सेशन को। ठीक है, तो आप नोट 8 नोट वो पॉइंट लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। जो PDF में है वो तो आप जान ही जाएंगे, है ना, PDF तो आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, होमो सैपियंस पहली बार इस चरण के अंत में दिखाई देते हैं। मतलब कब, देखिए जब आपका क्या होता है, पूरा पाषाण काल समाप्त होता है। पूरा पाषाण काल कब समाप्त होता है मेरे दोस्त, 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस समय काल तक जो होमो सैपियंस है, जो वर्तमान मानव है, उसका मतलब एक तरह से बनावट आ गया था। ठीक है, होमो सैपियंस पूरा पाषाण काल के अंत में दिखाई देता है। मैंने आपको अभी बताना है कि पूरा पाषाण काल को भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसमें एक एक खंड में कहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सबको देखेंगे। ठीक है, तो भारत में इस मानव के रहने की शुरुआत का प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व से मिलता है। इस बात को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम पूरा पाषाण काल को डिवाइड करके देखते हैं। ये निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में डिवाइड होता है। अब ये है क्या, इसको समझ लीजिए। निम्न पूरा पाषाण काल को तो हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ ब्रीफ, थोड़ा संक्षिप्त जानकारी आप जो PDF में नहीं हो उसको भी लेके चलिए। होता क्या है, देखिए नदी है, आपको पता है नदी में क्या होता है, पत्थर तैरते हैं, आपने देखा होगा। इन्हीं पत्थरों को बोलते हैं पेबुल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको पेबुल बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इनको बोलते हैं पेबुल। अब इन पेबुलों को ना, ये जो मानव रहता है यहाँ पे नौ पाषाण काल में, मान लीजिए ये मानव है, ये उठा के मान लीजिए पटक दिया, इस पेबुल को उठाया और पटक दिया, तो इससे क्या होगा, ये चकनाचूर हो जाएगा, साइड की फल के कट के निकल जाएंगी। बीच वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कोर। ठीक है,
अब इस कोर का प्रयोग करके जो निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव है वो हथियार बनाया। ठीक है, तो उस हथियार को बोल दो दोस्तों हम चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे हथियार हैं। ठीक है, तो इस कोर का प्रयोग करके जब इस मानव ने हथियार का बनाया, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं कोर संस्कृत। तो दोस्तों आपसे प्रश्न बन जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस संस्कृत को, किस काल को कोर संस्कृत का काल कहते हैं? तो दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल को। ठीक है, याद रहेगा। अब आता है मध्य पूरा पाषाण काल। अब उसी पेबुल को जब हम पटकेंगे तो साइड की जो चीज़ें कट पीट के निकलेंगी उनको बोलते हैं फलक। अब इस फलक का प्रयोग करके जो मध्य पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसने हथियार बनाने स्टार्ट किए और इसीलिए इसको हम बोल देते हैं फलक संस्कृति। ठीक है, क्या बोल देते हैं? फलक संस्कृति। अब इन्हीं दो फलकों का प्रयोग करके एक तरह से ब्लेड नुमा एक स्ट्रक्चर तैयार करके जब औजार बनने लगे दोस्तों, तो उस संस्कृत को बोल देते हैं ब्लेड संस्कृत और उसी को हम उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम भारत में डिवीजन करें 5 लाख से जो 10,000 BC तक का समय काल है वो इन्हीं तीनों कालों में डिवाइड होगा। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे जो निम्न पूरा पाषाण काल है दोस्तों ये 5 लाख से लेकर ये 50,000 ईसा पूर्व तक के समय काल को लेकर चलता है आपस में। ठीक है, अब यहाँ पे जो मध्य पूरा पाषाण काल है ये 50,000 BC से लेकर 40,000 BC तक चलता है, इसका समय काल है। और जो उच्च पूरा पाषाण काल है ये 40,000 से लेकर 10,000 BC के बीच में इसका समय काल चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अब यहाँ पे इनके डिटेल में जाने से पहले दो महत्वपूर्ण बात आपसे प्रश्न बनता है, निम्न पूरा पाषाण काल का खोजकर्ता यानी इसका श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों उत्तर भारत में, ठीक है, जो कोर संस्कृति या चॉपर चॉपिंग संस्कृति है उसके खोज के जनक जो हैं वो कौन है? तो वो DN वाडिया करके एक व्यक्ति हैं, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। DN वाडिया महोदय ने क्या किया था? चॉपर चॉपिंग संस्कृत का जम्मू कश्मीर के साइड में पंजाब के एक नदी के किनारे इन्होंने कुछ खोज करी थी। ठीक है, जो औजार थे वो चॉपर चॉपिंग इन्होंने नाम दिया था और ये 1928 के आसपास की बात है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया और इसी में दोस्तों एक आएगा हैंडेक्स संस्कृत, तो उसके बारे में हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है? तो इसका श्रेय जाता है HD संकालिया महोदय को। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मध्य पूरा पाषाण काल का जो खोज का मतलब श्रेय जाता है किसको जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस युग में दो अलग अलग प्रकार के उपकरणों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया उत्तर भारत यानी पंजाब जम्मू कश्मीर साइड में जो औजार बनते थे वो किसके बनते थे दोस्तों? कोर का, बीच वाले हिस्से का औजार बनता था और उसी को बोलते थे चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृत और उसी को बोलते थे, क्या बोलते थे दोस्तों? अभी बताया था कोर संस्कृत, क्योंकि यहाँ पे जो औजार बन रहे हैं वो पेबुल के कोर से बन रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे और चॉपर चॉपिंग संस्कृत के खोजकर्ता DN वाडिया को मत भूलिएगा। ठीक है, DN वाडिया महोदय को मत भूलिएगा, इन्होंने ही खोज किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम कुछ अन्य बातों को। देखिए यहाँ पे उपकरण जो है सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे और इस कारण इस संस्कृत को कोर संस्कृत के साथ साथ सोहन संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जानने के बाद अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में। तो दोस्तों जो हैंडेक्स संस्कृत है, ठीक है, ये पूरा पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में हैंडेक्स संस्कृत की खोज होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है दोस्तों? ये दो लोकेशन है, ये मद्रास, ठीक है, इसको तमिलनाडु भी आप कह लें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस समय जब खोज हुआ तो तमिलनाडु नाम पड़ चुका था। ठीक है, तो मद्रास के समीप जो वाद मदुरई है और अत्रिपक्कम है। तो दोस्तों वाद मदुरई इस समय बड़े क्षेत्र पलवरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पलवरम अगर लिख के आए तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और जो अत्रिपक्कम है यहाँ पे थोड़े समय के बाद खोज होता है हैंडेक्स संस्कृत का। अब आपसे प्रश्न बनता है जो हैंडेक्स संस्कृत है इसके खोज का श्रेय किसको जाता है? तो मेरे दोस्त आप याद रखेंगे नाम उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय ने हैंडेक्स संस्कृत का सर्वप्रथम खोज किया था। कब किया था? 1864 के आसपास किया था। आप ये समय काल न याद रखें लेकिन नाम तो याद रखना होगा कि हैंडेक्स संस्कृत का खोज दक्षिण भारत में किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ठीक है, बाद में अत्रिपक्कम में जाके विलियम किंग्स महोदय ने
इन्होंने किया था, विलियम किंग्स महोदय बाद में जाके यहाँ पे करते हैं अथरीपक्कम में। तो आप याद रखेंगे ये 1884 के आसपास करते हैं। लेकिन जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हैं वो कहाँ पे, पलवरम में, जो क्या है, वाद मुद्रई के नाम से भी जाना जाता था। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे होता क्या है, जो हथियार थे, ठीक है, जो निम्न पुरा पाषाण काल में हथियार जिन चीज़ों के प्रयोग होते थे वो तो ठीक है, लेकिन बाद में जेस्पर, चर्ट, इन पत्थरों का प्रयोग करके हथियार बनाया गया, ठीक है। और इसमें फलकों का प्रयोग किया गया। इस काल में क्या किया गया, फलकों का प्रयोग करके, ठीक है, हथियार बनाए गए। इसलिए मध्यपुरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फलक संस्कृत, ठीक है। फलक संस्कृत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय काल में जो औजार बनाए जा रहे थे फलक से बनते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस समय में मुख्य औजार जो है फलक है, बेदनी है और खुरचनी है। तो आप इतना तो याद रखेंगे। इसके पहले हमने जो हथियार देखे हैं, हैंड एक्स है, उसके बाद भेदनी, तक्षणी, ठीक है, और खुरचनी और चॉपर, चॉपिंग, ये तो प्रयोग हो ही रहा था, लेकिन साथ में फलक, वेदनी, खुरचनी ये प्रमुख हो गए थे, ठीक है। तो इतनी बातें आप मध्यपुरा पाषाण काल का याद रखेंगे। और इसके खोज का श्रेय करता मतलब किसको जाता है श्रेय, एच.डी. संकालिया महोदय को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में कुछ अन्य बातों पे। तो फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृत की मतलब एक तरह से दर्जा दिया गया है। फलक एक प्रकार का, ये आप जान चुके हैं, ठीक है, पत्थर को तोड़ने पर जो साइड की चीज़ें निकल जाती हैं तो उसी को हम फलक बोल देते हैं। इसके प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में जो चकियाँ हैं, ठीक है, वाराणसी का चकियाँ है, मिर्जापुर का जो बेलन घाटी है, और मध्य प्रदेश का जो भीम बेटका का गुफा है, ठीक है, और सोन नदी जो घाटी है, ठीक है, सोन की घाटी, और जो राजस्थान का बगान वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये मध्यपुरा पाषाण काल के यहाँ पे औजार मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में चकियाँ जो वाराणसी का है, और मिर्जापुर है, ठीक है, मिर्जापुर का जो बेलन घाटी है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में जाएंगे तो भीमबेटका की गुफाओं में, और सोन घाटी मिल जाएगा, और राजस्थान के बागान वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपको मध्यपुरा पाषाण काल के औजार मिले थे। तो इतनी बातें आप सीख लिए हैं मध्यपुरा पाषाण काल का। अब आप उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषता देखिए। तो ब्लेड के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इसको ब्लेड संस्कृत क्यों बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, ब्लेड पतले और सकरे आकार के वह फलक हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, जो साइड से फलक के पतली पतली निकल जाती तो उनको जोड़ के, ऐसे लकड़ी से जोड़ के इनको बनाया जाता था ब्लेड, ठीक है। और जब दोनों को समांतर, मतलब किनारे समांतर होते थे, यही जब समांतर होते थे तो इसी को हम क्या बोल देते थे, ब्लेड बोल देते थे, ठीक है। और इस काल में क्या है, हड्डी उपकरणों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर में, मतलब इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटूर में, ठीक है, कहाँ पे, रेणुगुंटूर में, और कर्नाटक के सोरापुर में, दोनों स्थान उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य देते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों, देखिए समय काल क्या है, 10,000 से लेकर, ठीक है, 10,000 तक है, 10,000 BC तक ये समय काल चलता है। कब से, 40,000 से, ठीक है, 40,000 BC से। अब इसमें क्या होता है, क्लाइमेट में चेंजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी जलवायु परिवर्तन होता है। घासों का जो मतलब साइज है छोटा हो जाता है, वो भी अपना रूप बदलते हैं। और इसी तरह से जो जानवर होते हैं ना दोस्तों, वो भी आ जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो छोटे जब जानवर आते हैं तो अब लोगों को भाई छोटे जानवरों का शिकार करना है तो छोटे औजार बनाने होंगे, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है छोटे औजार वाली, ये मध्य पाषाण काल में विकसित होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लाइमेटिक चेंज स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे प्रश्न बने कि जलवायु परिवर्तन कब से स्टार्ट हुआ, ताप कब से बढ़ने लगा वायुमंडल का, तो उच्च पुरा पाषाण काल से। इतनी बातें देखिए, इसमें सारी बातें नहीं लिख सकते ना, तो कुछ चीज़ें मतलब डायरेक्टली आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है, इसके बारे में कौन क्या बोलते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका समय काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पे 6,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मध्य पाषाण का मतलब प्रारंभ होता है 8,000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस युग में जो जलवायु है वो गर्म और शुष्क होने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ। देखिए, परिवर्तन तो उच्च पुरा पाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ही परिवर्तन हो गया, जीव जंतु और वनस्पतियों में बदलाव आए, ठीक है। तो इस काल में स्पष्ट हो गया, और स्टार्ट उच्च पुरा पाषाण काल से ही हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जिससे इंसानों के लिए क्या हुआ, नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ। और नए क्षेत्र में जब जाएंगे तो भाई उथल पुथल तो कुछ मचाएंगे, मनुष्य है ना।
तो इस काल में जो औजार बनाने की तकनीक है, ठीक है, उसमें परिवर्तन आया, क्योंकि छोटे औजार आने लगे, कार्डजाइट के बने होते थे, ठीक है, तो छोटे पत्थरों का उपयोग होने लगा और उनको शिकार करने के लिए उनको चला के मारने की तकनीकी विकसित हुई। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक, दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है पीसीएस के कि प्रक्षेपास्त्र जो तकनीक है और यूपीएससी में बना हुआ है, ये किस काल का देन है? तो दोस्तों ये मध्य पाषाण काल का देन है, ठीक है। तो इसमें जो छोटे जानवर आ गए, उनका शिकार करने के लिए छोटे पत्थरों को छोटा औजार बनाया गया और चला के उनको ऊपर मारा गया, और उसी तकनीक को देखिए, प्रक्षेप मतलब फेंकना, अस्त्र मतलब हथियार, तो जब हथियार को चला के फेंकने की तकनीक विकसित हुई तो उसी को हम बोल दिए क्या, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और इस समय का मानव यानी जो है वो पशु यानी कुत्ता पालन के साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। जो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, वहाँ पे ऐसा मिलता है कि जो मनुष्य है वो कुत्तों को पालना स्टार्ट कर दिया था, और राजस्थान के बागौर में भी ये साक्ष्य मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ और विशेषता, इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है, और साथ ही इस युग में प्रयोग होने वाले जो कृष्ण लोहित मृदभांड हैं, ठीक है, जो काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन से बने हुए थे, प्रयोग के साक्ष्य इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो जो मृदभांड थे वो काले और लाल रंग के मतलब ऐसे कलर किए हुए थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कृष्ण लोहित मृदभांड। तो दोस्तों इतनी बातें याद रखना है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो याद रखना है किसके, मध्य पाषाण काल के। अगर हम साथ साथ में बात करें तो छोटी भट्टियां, झोपड़ी, फर्श तथा दाह संस्कार के प्रमाण भी मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यही बात हो रही है, ठीक है। मानवीय आक्रमण, प्रक्षेपास्त्र, ये सारी चीज़ें मध्य पाषाण काल से देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखें इस काल में मानव जो है अस्थिपंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण कहाँ पे मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, और उत्तर प्रदेश के सराय नहर में भी मिलते हैं, ठीक है। और महदाहा नामक स्थान से भी प्राप्त होता है इसका साक्ष्य, तो ये भी हमको याद रख के चलना है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि सराय नहर कहाँ पे 4 मनुष्य को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो दोस्तों ये सराय नहर है, याद रखेंगे। कहाँ पे 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, तो सराय नहर है, तो ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। स्तंभगर्त मिला है, उसके बाद भट्टियाँ मिली हैं, उसके बाद एक कब्र में 4 लोगों को दफनाया गया है, 37 लोग ऐसे मरे हुए छितरे बितरे पड़े हुए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे सराय नहर में क्या हुआ था, एक तरह से या तो बाहरी आक्रमण हुआ था या तो फिर आपस में लड़ मर गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी एग्जाम में प्रश्न बना के पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखें साथ में जो 12 सिंघा है, भैंस है, हाथी है, सुअर है, कछुआ है और पत्तियों के अवशेष भी मिले हैं। तो इस तरह से क्या पता चलता है कि जो आपका मध्य पाषाण काल है, इसमें 12 सिंघा, भैंस, हाथी, सुअर, कछुए, पत्तियों का अवशेष अगर मिला है तो मतलब ये सब अस्तित्व में थे, ठीक है। और इनसे जो मनुष्य है परिचित था। यहाँ से अनेक समाधान मिले हैं और इसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है, तो ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। छोटी भट्टियां, झोपड़ी, फर्श, दाह संस्कार की प्रक्रिया, और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मैं आपको बता चुका हूँ, ये सबके ऊपर डिस्कस हो चुका है, ठीक है। और ये भी हमने इसके ऊपर भी बात कर लिया है। अब यहाँ पे हम आते हैं बुर्ज होम में, ठीक है। जो कश्मीर का बुर्ज होम है, यहाँ मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि किस स्थान से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों बुर्ज होम में, ठीक है। और बुर्ज होम का भी अर्थ पूछा गया है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो आप याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। बुर्ज होम कहाँ पे है, कश्मीर में, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बुर्ज होम का अर्थ होता है दोस्तों जन्म स्थान, ठीक है। क्या होता है, जन्म स्थान, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बुर्ज होम शब्द का अर्थ भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखना है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग शिकार उकार करते थे और पालते भी थे, ठीक है। इस काल के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पे, तो दोस्तों बेतवा घाटी, सोन घाटी और कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, ठीक है। और यहाँ पे इनके साक्ष्य मिलते हैं। तो बेतवा घाटी और सोन घाटी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कृष्णा घाटी है कर्नाटक में देखने को मिलता है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, और नेवासा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी
CL कार्लाइल महोदय 1857 ईस्वी में दिए थे, जो विंध्य क्षेत्र में क्या किए थे, कुछ औजारों की खोज करी थी। तो आपसे प्रश्न बनता है कि मध्य पाषाण काल के जनक कौन है, तो दोस्तों इसके खोजकर्ता या जनक CL कार्लाइल महोदय कहलाते हैं। तो 1857 ईस्वी में इन्होंने महारत हासिल करी थी विंध्य क्षेत्र में, ठीक है, कुछ औजारों को खोजा था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे नवपाषाण काल की, ठीक है। तो नवपाषाण काल का यहाँ पे बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये मतलब इसमें बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये समय काल जो है, अगर NCERT की बात करेंगे हम, तो ये समय काल आपका स्टार्ट होता है 8000 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता आ गया है ना। तो आप ये वाला डेट याद रखेंगे। अब इसमें होता क्या है, नवपाषाण काल में प्रश्न क्या बनता है कि नवपाषाण काल को क्रांति का काल क्यों कहते हैं, बस्तियां बसाने का प्रारंभ मनुष्य ने कब किया, ठीक है, कृषि करना कब स्टार्ट किया, भट्ठियों के साक्ष्य, बर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, किस काल से मिलते हैं, तो दोस्तों वो कोई और काल नहीं है, नवपाषाण काल है, ठीक है। तो अब इसमें नवपाषाण काल शब्द किसने दिया, नवपाषाण काल को क्रांति का काल किसने किया, सारे प्रश्न पूछे गए एग्जामों में। तो ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आप पानी पी लीजिए, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप पानी पी लीजिए, सांस ले लीजिए, ठीक है, और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, नवपाषाण या न्योलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1885 में की थी। प्रकाशित पुस्तक कौन थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में सर्वप्रथम न्योलिथिक शब्द का प्रयोग या नवपाषाण का शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर जॉन लुबाक ने। और इसी को, ठीक है, नवपाषाण काल को क्रांति का काल गार्डन चाइल्ड महोदय ने दिया था, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, क्या है, एग्जाम में पूछा गया, गार्डन चाइल्ड महोदय, ठीक है। तो इसको क्रांति का काल किसने कहा, तो गार्डन चाइल्ड महोदय ने। इस समय का मानव पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की अपेक्षा अधिक बदलाव उसमें हो गया था, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इस युग में अग्नि से भोजन पकाने जाने की तकनीकी प्रारंभ हो गई थी। इस काल की महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी, आपको याद रखना है, पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में गेहूं की 3 और जौ की 2 और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ स्थान है बलूचिस्तान के आसपास, तो वहाँ पे गेहूं के, ठीक है, प्रथम और गेहूं की जो 3 प्रजातियां हैं और जौ की 2 प्रजातियां हैं, कपास की खेती का साक्ष्य यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न बने कि कच्ची ईंटों में आयताकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों मेहरगढ़ से, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो आयताकार है वो कहाँ से और जो गोलाकार है वो कहाँ से, तो दोस्तों ये दोनों मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने नवपाषाण की विशेषता जान ली। अब नवपाषाण काल में भी दोस्तों देखिए, कृषि स्टार्ट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अब खेती कोई इंसान कर देगा तो खेत को छोड़ के थोड़ी ना इधर उधर भटक के शिकार करके अपना जीवन यापन करेगा। तो नवपाषाण काल में लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए। अब खेती करेंगे तो जानवर रखेंगे, जानवर रखेंगे तो घर बनाएंगे, घर बनाएंगे तो धीरे धीरे लोग कई घर बना देंगे और बस्तियों का विकास हो जाएगा। जब लोग रहना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, मृदभांड बनाने की कला विकसित होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए गार्डन चाइल्ड महोदय इसको क्या बोल देते हैं, क्रांति का काल, ठीक है। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें जान ली है, ठीक है। अब लोकेशन देख लीजिए, जो महगड़ा नाम का एक लोकेशन है बेलन घाटी क्षेत्र में ये स्थित है। इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें 3 बहुत बड़े दरवाजे हैं तथा 28 स्तंभ गर्त, इसमें 20 से अधिक पशु बांधे जाते रहे होंगे, ठीक है। तो 28 स्तंभ गर्त का और 3 बहुत बड़े दरवाजे मिले हैं, कहाँ से, पशुपालन का स्पष्ट कहाँ से मिलता है, बेलन घाटी क्षेत्र महगड़ा से, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। उतनूर और पैमपल्ली नाम का जो लोकेशन है, उतनूर आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा और पैमपल्ली आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ये दोनों जगह कपड़े के निर्माण के लिए फेमस हैं। कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे उतनूर और पैमपल्ली। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।